वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 12 अप्रैल 2022 है, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है तेजस 3 के बारे में। ये 2022 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। आप इस कोर्स को नो कॉस्ट ईएमआई में अवेल कर सकते हैं। यूजुअली जब आप जो इंस्टॉलमेंट है वो लेते हैं अपने कोर्स में, तो आपकी फीस थोड़ी बढ़ जाती है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब साफ है, आप सेम फीस को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, दैट टू इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। बाकी कोर्स को अवेल करने के जाना होगा video.onlyas.in पे। जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करेंगे या फिर मेल कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल यूएन पीस कीपर्स के बारे में है। कनाडा अपने साथियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है कि वो बाकी देशों का समर्थन हासिल करे और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो भी सदस्य हैं उनका साथ लेकर, जिसमें चाइना को भी वो शामिल करना चाहता है, वो यूक्रेन के लिए एक पीस कीपिंग मिशन तैयार करे, जिसके माध्यम से रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही इस लड़ाई को रोका जा सके और कोई भी समझौता हासिल किया जा सके। क्या होता है पीस कीपिंग या यूएन पीस कीपर्स? ये एक ज्वाइंट एफर्ट होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट दोनों मिलकर रन करते हैं। जो भी पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उनका सिक्योरिटी काउंसिल की तरह ऑथराइज किया जाना जरूरी है। उसके बाद उन्हें रिसोर्सेस मिल जाते हैं और वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली कंट्री में जाकर पीस को स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। यूएन पीस कीपर्स, इन्हें कई बार या ज्यादातर टाइम पे ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। स्पष्ट है, आप इमेज में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वो ब्लू कलर की एक जो बैरेट है या फिर हेलमेट है वो पहनते हैं, जिसपे यूनाइटेड नेशंस या यूएन लिखा होता है। दैट्स व्हाई इन्हें ये नाम दे दिया जाता है। इसमें सोल्जर्स भी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, इवन सिविलियन पर्सनल भी हो सकते हैं। पीस कीपिंग फोर्सेस में देखिए, जो सिविलियन पर्सनल होते हैं वो बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अलग अलग जो बॉडीज हैं यूएन की, उनमें से उन्हें ही उठा के सिविलियन पर्सनल के तौर पे पीस कीपिंग में भेजा जाता है। पीस कीपिंग फोर्सेस वॉलंटरी बेसिस पर जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। सिविलियन स्टाफ जो होता है वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिन्हें यूएन सेक्रेटेरिएट रिक्रूट और डिप्लॉय कर देता है पीस कीपिंग मिशंस में। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे ये मिशंस वर्क करते हैं। कंसेंट ऑफ पार्टीज, जब भी पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते हैं तो जो वॉरिंग पार्टीज है उनकी कंसेंट ली जाती है। मतलब इस मामले में इसके लिए यूक्रेन और रशिया दोनों का समर्थन जरूरी होगा। वो कहेंगे कि ठीक है आप भेजिए, हम एंटरटेन करेंगे। दूसरा, इम्पार्शियलिटी। ऐसा नहीं होगा कि पीस कीपिंग मिशन में जो सोल्जर्स गए हैं वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल रहेंगे। और तीसरा, कि वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता ना पड़ जाए, या फिर कोई मैंडेट तैयार किया गया है कि इस लाइन के आगे कोई नहीं आएगा और फिर भी कोई आ रहा है तो फिर वो रोकने की कोशिश करेंगे। तो जो मैंडेट है वो और सेल्फ डिफेंस, इन दोनों केसेस के अलावा किसी अन्य केस में वो हथियारों का इस्तेमाल या फिर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक जिम्मेदारी देता है कि वो इंटरनेशनल पीस को स्टैब्लिश करे। एंड दैट इज द रीजन कि जो उसका चैप्टर 7 है उसके तहत वो पीस कीपिंग ऑपरेशंस भेजते हैं जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। अपनी सर्विसेज देने के लिए नोबेल पीस प्राइज भी अटेन कर चुका है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिनाका मैक 1 इनहैंस्ड रॉकेट सिस्टम ईपीआरएस के बारे में है। आप इसे ईपीआरएस बोल सकते हो। डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है ईपीआरएस का। पुणे बेस्ड जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, आरडे फुल फॉर्म है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने हैमरल के साथ मिलकर, यानी कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर इस पूरे ईपीआरएस को डेवलप किया। ये पिनाका वेरिएंट का अपग्रेडेड वर्जन है जिसका इस्तेमाल पिछले 1 दशक से हमारी आर्मी कर रही है। जो पिनाका मिसाइल्स होती हैं ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम होता है जो एनिमी को क्लोज बैटल्स में अटैक कर सकता है। ये 45 किलोमीटर तक के टारगेट को बहुत इफिशिएंटली अटैक कर सकते हैं। इनफैक्ट 2019 में जो इसका एडवांस वर्जन तैयार किया गया वो तो 90 किलोमीटर तक की रेंज भी लेता है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है, मतलब एक व्हीकल में टोटल 12 रॉकेट्स होते हैं। इन 12 के 12 रॉकेट्स को विद इन 45 सेकंड लॉन्च किया जा सकता है। एक के बाद एक अचानक से बहुत मैसिव अटैक हो जाएगा। 40 किलोमीटर रेंज इसके मार्क 1 की थी और 60 किलोमीटर रेंज मार्क 1 का जो इनहैंस्ड वर्जन था उसने अटैक किया। वही बात कारगिल वॉर में देखिए, सबसे पहली बार इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसने माउंटेन टॉप्स पे जाके हमला किया जो दुश्मन देश के सोल्जर्स थे उनके ऊपर। 2014 के बाद से हम हर साल लगभग 5000 पिनाका मिसाइल्स डेवलप करते हैं जो हमारे देश की सिक्योरिटी को मजबूत करता है। मिसाइल्स एंड ऑल पे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर डिफेंस सिस्टम में पूछा जाता है। थर्ड पे पूछा गया था 2018 के प्रीलिम्स में। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? ये सिंपली सवाल ये था आपके लिए। एंड दैट इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। डिफेंस सिस्टम है जो आने वाली मिसाइल है उसे इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा
और देश की सिक्योरिटी करेगा। हमने हालांकि थार्ड की तुलना में S-400 को खरीदना उचित समझा है। S-400 थार्ड की तर्ज पर ही बनाया गया एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है। दोनों ही एक ही नेचर के हैं। तो S-400 हम रशिया से ले रहे हैं। थार्ड का इस्तेमाल कई सारे जो देश हैं वो करते हैं यूएसए से परचेज करने के बाद। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्रामाटॉर्स्क के बारे में है। ये एक लोकेशन है यूक्रेन की। यूक्रेन की कुछ लोकेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बिकॉज वो बार बार न्यूज में है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो जो क्रामाटॉर्स्क है ये एक शहर है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जो नदन पोर्शन है डोनेस्क ओब्लास्ट का या रीजन का यूक्रेन में, जहां पर जो एक्टिविटीज हैं रशिया की वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं या बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहां पे उन्हें रेबल्स का भी सपोर्ट प्राप्त है। 11 अक्टूबर 2014 के बाद से ही जो क्रामाटॉर्स्क है वो एक प्रोविजनल सीट बनी हुई है डोनेस्क ओब्लास्ट की। वहां पर तैयारी कर रहा है यूक्रेन और उस एरिया को रीगेन करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में है। आपके मन में भी कई बार इच्छा होती होगी कि मैं बॉर्डर एरियाज पे जाऊं और देखूं कि हमारे जो बीएसएफ के सोल्जर्स हैं वो किस कंडीशन में हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। इंडो पाक बॉर्डर जो गुजरात का ये जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया के लिए मल्टीपर्पज टूरिज्म प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डायरेक्ट गाइडेंस में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट जो है इसके माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लोगों को कि वो बॉर्डर एरियाज में जा सकेंगे और बीएसएफ पर्सनल कैसे काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो कितने टफ इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, देश को प्रोटेक्ट करते हैं, उस चीज को वो रियलाइज भी कर पाएंगे। सभी प्रकार की टूरिस्ट फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल होंगी जिसमें उनको एक स्पेशल अट्रैक्शन मिले उस एरिया में जाकर विजिट करने को लेकर। 1,25,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माइक्रो स्विमर्स के बारे में है। माइक्रो स्विमर्स मतलब कुछ छोटा ऐसा जो स्विम कर सकता हो। कहां स्विम करेगा? हमारे ब्लड में स्विम कर सकता है, हमारे किसी बॉडी फ्लूइड में स्विम कर सकता है और वहां पर वो दवाइयां पहुंचा सकता है। ये बहुत छोटा होगा, ये ड्रग डिलीवरी के लिए काफी कारगर हो सकता है, स्टडी के लिए भी कारगर हो सकता है। रिसर्चर्स ने एक माइक्रोबॉट डेवलप किया है। आप इसे माइक्रो रोबोट कह लीजिए, माइक्रो रोबोट को शॉर्ट में माइक्रोबॉट बोल देते हैं। ये 2 डायमेंशनल कंपाउंड है बेसिकली जो बनाया गया है पॉलीहेप्टेजीन इमिड कार्बन नाइट्राइड से। ये जो वर्ड है पॉलीहेप्टेजीन इमिड, इसे आप PHI शॉर्ट में बोल सकते हो। तो कुल मिला के ये बनाया गया है PHI कार्बन नाइट्राइड से, जिसकी एक खास बात होती है अभी हम समझेंगे। जो माइक्रोबॉट्स होते हैं ये मिनिचराइज्ड ह्यूमंस होते हैं। एक इंसान को आपने बहुत माइक्रोमीटर के लेवल पे ला दिया और फिर आप उसको जो काम बोलो वो कर दे, यही वाली बात हो गई। इसका जो साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट होता है। अगर आप थोड़ा और पिक्चराइज करना चाहें तो जो एक बैक्टीरिया या वायरस होता है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर के होते हैं और ये है 10 माइक्रोमीटर का, मतलब बहुत छोटा है, दिखेगा तो नहीं। सेल्फ प्रोपेल होते हैं, ये खुद से ही अगर इन्हें लाइट मिल जाए तो लाइट से ही खुद को एनर्जाइज कर लेते हैं। तो PHI या जो ये माइक्रोबॉट होते हैं अगर ये ब्लड में गए तो ये स्विम करके वहां पहुंचेंगे कैसे जहां इनको जाना है। सपोज करिए कि एक कैंसर सेल है, उसको हिट करना है किसी ड्रग या मेडिसिन के जरिए, तो ये माइक्रोबॉट सीधा उस कैंसर सेल के पास जाएगा और उस पर दवा डिलीवर कर देगा, जिसके बाद वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे कई तरीके के इलाज संभव हो पाएंगे। PHI कार्बन नाइट्राइड माइक्रो पार्टिकल्स फोटो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में ये खुद को एक्टिवेट कर देते हैं और जो चार्जेस ये अपने आसपास क्रिएट करते हैं वो इस लिक्विड में एक प्रकार की इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। आप यूं कह सकते हो कि आसपास का जो लिक्विड है वो एक्टिव हो जाता है और जब वो लिक्विड एक्टिव हो जाएगा तो उस लिक्विड में एक फ्लो आ जाएगा और उसी फ्लो के सहारे ये माइक्रोबॉट्स भी फ्लो करेंगे जो भी लिक्विड में ये प्रेजेंट है, चाहे वो ब्लड हो या फिर कोई अदर बॉडी फ्लूइड हो। सिग्निफिकेंस ये है कि इसके माध्यम से हम ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी के किसी अदर फ्लूइड का इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में इन माइक्रो स्विमर्स को भेजने के लिए या माइक्रोबॉट्स को भेजने के लिए, जिसके माध्यम से हम कैंसर सेल पे ड्रग्स ड्रॉप कर सकते हैं या किसी अन्य स्पॉट पे अगर हमें मेडिकेशन पहुंचाना है तो बॉडी में टारगेटेड तरीके से मेडिकेशन पहुंचाया जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यक्षगान के बारे में है। कई सारे स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान से खुद को एनरोल कर रहे हैं यक्षगान थिएटर में ट्रेनिंग के लिए। लोग इंटरेस्टेड हैं यक्षगान में एंड दैट इज द रीजन कि न्यूज में है। ये ट्रेडिशनल थिएटर है जो डेवलप हुआ दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, शिमोगा या जो वेस्टर्न पार्ट है चिकमंगलौर डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटका में और केरला का जो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट है जो काफी
प्रोमिनेंट है यक्षगान के लिए उन जगहों पे, मतलब केरला और कर्नाटका, वहां पर यक्षगान आपको मिलेगा। विजयनगर एम्पायर के समय काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ, थिएटर फॉर्म है ये याद रखिएगा। इसे जक्कुला वारू जी ने परफॉर्म करके पॉपुलराइज भी किया। इसमें आपको डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टेज टेक्निक सब मिल जाएगा। इसे कई बार आता बोल देते हैं या अता बोल देते हैं, जिसका मतलब सिंपली एक प्ले होता है। ये डस्क से डॉन तक यानी कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक परफॉर्म किया जाता है। इसमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता और कई सारे एपिक्स जो हिंदू और जैन लिटरेचर्स के होते हैं उनकी स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है थ्रू यक्षगान। यहां पर देखिए 2017 में पूछा गया एक प्रश्न है, ये मणिपुरी संकीर्तन के बारे में है। ये एक सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस है। कैम्बल्स एकमात्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉर्ड कृष्णा की लाइफ एंड डीड्स, उनके कार्यों को नरेट करता है। इस सवाल का जवाब तो मैं आपको नहीं देने वाला, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे आप देंगे कमेंट बॉक्स में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पाम संडे के बारे में है। केरला में जो भी बिलीवर्स हैं क्राइस्ट के, उन्होंने पाम संडे को सेलिब्रेट किया। इसे जो होली वीक है उसकी शुरुआत मानी जाती है ईस्टर संडे के पहले। देखिए ईस्टर का जो फेस्टिवल होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड होने के बाद वापस से जिंदा हो गए थे। पाम संडे क्रिश्चियन मूवेबल फीस्ट होता है जो कि ईस्टर संडे के पहले का जो संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। यहां पर जो जीसस क्राइस्ट जी की एंट्री थी जेरूसलम में, बहुत ही ग्लोरियस एंट्री थी, उसे ही याद किया जाता है और ये होली वीक का पहला दिन होता है। मान्यता है कि जब वो जेरूसलम में एंटर करने वाले थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से 2 गधों को मंगवाया। वो काफी कंफ्यूज से क्यों मंगवाया जा रहा है, बट चूंकि क्राइस्ट ने कहा था तो उन्होंने बिना सवाल किए 2 गधे उनके सामने प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद वो एक गधे पर बैठ जाते हैं और उस गधे पर बैठकर वो जेरूसलम में एंटर करते हैं। वहां के जो लोग थे जो उनके आने से बहुत ज्यादा खुश थे, उन्होंने जो पाम ट्री होता है उसके पत्तों को लेकर उन्हें वेलकम किया। ये जो एंट्री थी उनकी वो एक किंग की तरह थी, एक राजा की तरह थी। एक शासक को इस प्रकार की जो ग्रैंड एंट्री है वो मिलती है। उसके बाद कुछ लोग उनसे नाराज भी हो गए थे कि आपके पास ये हक नहीं कि आप एक राजा की तरह व्यवहार करें, लेकिन फिर भी इस दिन, ये जो पूरा डे है, इस दिन को जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं जीसस क्राइस्ट की जेरूसलम की एंट्री को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क के बारे में है। बेंगलुरु पहली इंडियन सिटी बन गई है जिसे ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में जगह मिल गई है। इसके माध्यम से जो आर्टिशियंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं और क्राफ्टमैनशिप की जो टेक्निक होती है उसे ट्रेड रिलेशंस में इन्वॉल्व करके सीख भी सकते हैं। 13 बेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग सिटीज, 9 कंट्रीज इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हैं। यहां पर बेंगलुरु को ऐड किया गया, इसके ऐतिहासिक कारण है। इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन लियोन फ्रांस में 1950s में बनाया गया। 2013 में बेंगलुरु में आया। बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जहां इनोवेशन और आईटी के हब के रूप में इसे एक्नॉलेज किया जाता है। एक उम्मीद यह भी है कि आने वाले समय में जो वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसे भी ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में जगह मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छी उन्नत किस्म के सिल्क तैयार किए जाते रहे हैं 300 साल पहले से। जो बंगाल में मुर्शिदाबाद का एरिया है, जो उम्मीद है कि शामिल हो सकता है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में, मुगल रूल के समय में जब बंगाल के नवाब बने मुर्शीद कुली खान, जिन्होंने जैसे तैसे खुद को लगभग इंडिपेंडेंट ही कर लिया था जो उस समय के मुगल शासक थे उनसे, उन्होंने अपनी कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दिया था, जो कि भागीरथी नदी के किनारे है। उसके बाद वो सिल्क सिटी के रूप में काफी तेजी से डेवलप हुआ। ठीक है, अपने चलते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके सेगमेंट में। हमारे पास आज भारत नेट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व है। ऑब्जेक्टिव ये है कि 100 Mbps से स्पीड वाली जो बैंडविड्थ का इंटरनेट है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसे हमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना है। 2022 तक सभी विलेजेस को हमें कनेक्ट कर देना है ब्रॉडबैंड इंटरनेट से। डिजिटल फाइबर मैप हम तैयार करेंगे, इंफ्रा डेवलप करेंगे और जो क्वालिटी सर्विस है मोबाइल इंटरनेट की उसे इंप्रूव करेंगे। ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स तैयार किया जाएगा ये देखने के लिए कि इंटरनेट सर्विसेज किस प्रकार से कितनी अच्छी क्वालिटीज पे कहाँ दी जा रही है। इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से, और वो जो व्हीकल है उसका नाम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत काम करती है। इसमें जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से लाया जाएगा। इस फंड में पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है टेलीकॉम कंपनीज। इसके माध्यम से हम ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई गवर्नेंस इन सबको भी बढ़ावा दे पाएंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट को NOFN भी बोलते हैं, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। पहला फेज इसका 2017 तक था, जिसमें हमें 1 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना था। दूसरा फेज 2019 तक 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए, और तीसरा फेज अभी रनिंग है 2023 तक के लिए। ये सारी बातें
भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में रिवीजन करेंगे। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क, चंडीगढ़ को शामिल किया गया है, गलत है। अभी तो पढ़ा, बेंगलुरु, यक्षगान, गुजरात के पोरबंदर में 5 दिन लंबा फेस्टिवल है। केरला, कर्नाटका, गलत। यूएन पीस कीपर्स, ये मेंबर कंट्रीज वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट्स ट्रू। पिनाका मैक 1 या ईपीआरएस, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, गलत है। रॉकेट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है इंडिया का। कामा टॉस्क, यूक्रेन, दैट्स ट्रू। आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।